नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे और इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि तृतीय श्रेणी की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है 25 फरवरी से लेके उसकी हम बात करेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट और लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत कॉमन जो सब्जेक्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य। तो हम शुरू करेंगे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखें और जितने भी आपके मिलने वाले हैं उनको इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और धार्मिक स्थल, उसके बाद खिलाड़ी, नगर, उद्योग और राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं। जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जिसे हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे आपके सभी प्रश्न और सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो आप सबसे पहला प्रश्न देखिए। आज हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे अध्याय 1 यानी राजस्थान की प्रतीक चिन्ह। लगभग आप ये मान के चलिए 2 या 3 दिन में ये आपके जितने भी टॉपिक हैं, 8 टॉपिक राजस्थान के सामान्य ज्ञान के, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। लगभग 500 से 600 प्रश्न बनने की संभावना है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखें। पहला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो वह है बास्केट बॉल। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो चिंकारा भी है और ऊंट भी है, यानी इसमें अ व दो ब दोनों हैं। यानी चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी का पशु है और ऊंट जो है पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है गजेला बनेटी। गजेला बनेटी जो है वह चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सुमेलित नहीं है। यहाँ इस पर ध्यान दें सबसे पहले कि सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को यह सुमेलित है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, ये भी सही है। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह कमल नहीं है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह है रोइडा। और अगर इसके वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वनस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। और रोहिड़ा के उपनाम भी हैं कुछ, जैसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मरुटी कहा जाता है, या राजस्थान की मरु शोभा भी रोहिड़ा को ही कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावण। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, यानी जो सत्य कथन है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सत्य कथन देखिए आप, पहला दे रखा है खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सेनेरेरिया है, यानी खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया है, ये भी सही है। और खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, शमी वृक्ष, जाटी, राजस्थान का गौरव और सिमलो भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे खेजड़ी का जो सूखा वृक्ष है उसको हम खोखा कहते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, खोखा कहते हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं वो लूम कहलाती है। खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाएगी? लूम कहलाएगी। और खेजड़ी के जो फूल कहलाएंगे वो मिंझर कहलाएंगे। खेजड़ी के जो फूल हैं उनको हम मिंझर कहते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस वृक्ष की विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पूजा की जाती है? तो सीधी सी बात है खेजड़ी, जिसे शमी वृक्ष भी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है उसकी बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो सही कथन है वो क्या है। देखिए, खेजड़ी के फूल को, अभी हमने ऊपर बात की थी, इसके फूल को मिंझर और इसकी फल को सांगरी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावटी। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो खेजड़ी वाला क्षेत्र है वो तो शेखावटी है। और सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला पूछा जाए तो वो नागौर है। बहुत बारीकी से आपको इस चीज़ को पढ़ना है। अगला है गोगाजी, जुजाड़ जी, केसरिया, कुंवर जी का
थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। फिर है, ये भी सही है, खेजड़ी वृक्ष पर 5 जून 1988 को 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। 5 जून 1988 को, ये भी बिल्कुल सही है। और खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन स बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत किस वृक्ष को माना जाता है, तो वह खेजड़ी को। सन 1973 में टिहरी बांध के विषय को लेकर उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा और टिहरी बांध के विषय में। आगे बात करते हैं कि बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को प्रदर्शित किया गया किसमें, और इसे क्या कहते हैं, तो बीकानेर का जो राज्य वृक्ष है उसमें माटो कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें कुछ विशेष दे रखा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों के पेड़ की श्रेणी में शामिल किया है। इसको बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि शुष्क फलों में इसको शामिल किया है। अगले 10वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पहचानिए और सत्य कथन बताइए। जो सत्य है उसकी हम बात करेंगे। पहला है, मारवाड़ शासक अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की थी। बिल्कुल सही है। इस घटना को इतिहास में खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार सन 1994 में प्रारंभ किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये भी बिल्कुल सही है। और आगे है, पहली बार 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस मनाया गया। तब से खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर है, खेजड़ली गांव, प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद इसकी विशेष बात देख लेते हैं। खेजड़ली आंदोलन के दौरान अमृता देवी विश्नोई व उनके पति रामोजी विश्नोई और उनकी 2 पुत्रियां शहीद हो गए। गिरधारी दास भंडारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, गिरधारी दास भंडारी इस घटना के समय मारवाड़ शासक अभय सिंह के हाकिम थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की कांटे रहित एक किस्म कौन सी है, तो वह है थार शोभा। सन 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान है ऑपरेशन खेजड़ा। 1991 में जो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन खेजड़ा। अगला है कि निम्न में से किस माता के प्रतीक के रूप में खेजड़ी वृक्ष का पूजन किया जाता है, तो वह है शीतला माता। खेजड़ी वृक्ष तोमर वंश का और परमार वंश के आराध्य वृक्ष है। इस चीज़ को आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आप अगर इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी श्योरिटी है। और आप इसकी क्लैरिटी अगर अब सही नहीं आती है तो आप इसकी क्लैरिटी 360 या 420 करके देख सकते हैं। और आप इसकी स्पीड बढ़ाकर 2 बार 3 बार सुनेंगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर के रामासनी गांव में सन 1604 ईस्वी में निम्न में से किस महिला ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु बलिदान दिया, तो वह ए और ब दोनों है, यानी गोरा ने और कर्मा ने, दोनों ने बलिदान दिया था। बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है। सन 1700 में पोलावास गांव मेड़ता नागौर में वुचोंजी ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपनी गर्दन कटवा ली थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, मुंचोजी। अगला, खेजड़ी वृक्ष की पत्तियों को क्या कहा जाता है, अभी हमने ऊपर देखा था, खेजड़ी वृक्ष की पत्तियों को लूम या लूंग कहा जाता है। खेजड़ी को हरियाणवी तथा पंजाबी भाषा में जाटी, हरियाणवी और पंजाबी भाषा में जाटी कहते हैं, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं, सिंधी भाषा में धोकड़ा, तमिल भाषा में पेईमेई, विश्नोई संप्रदाय द्वारा शमी वृक्ष तथा स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो सीमलो कहा जाता है। सोहन चिड़िया, हुकना, मालमोरडी, गुराई, गुदनमेर किस पक्षी के उपनाम है, तो बहुत इजी है कि गोडाउन के ये उपनाम है। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं या शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। अगला है कि गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया,
तो गोडाउन को जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है वो 1981 में दिया गया है। गोडाउन पर 1 नवंबर 1980 को 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखें। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 2 रुपये और 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो 1981 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रमुख उद्यान में मुख्य रूप से गोडाउन पक्षी पाया जाता है? यानी गोडाउन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। सोरसेन 12 में तथा सौंकलिया अजमेर में भी गोडाउन पक्षी पाया जाता है। इसका प्रजनन केंद्र माचिया जोधपुर में। गोडाउन पक्षी जो है वह जमीन पर ही अंडे देता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कब लॉन्च किया गया? तो इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया गया उसकी डेट है 5 जून 2013। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च करने वाला राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अगला है, IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में गोडाउन को दुर्लभ पक्षी प्राणी की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है 2010 में इसको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया था। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। एक चीज़ ध्यान रखें कि रेड डाटा बुक क्या होती है? तो जो पक्षी या पशु दुर्लभ हो जाते हैं, जिनकी संख्या घटती जाती है और उनको बचाने के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है, उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है कि गोडाउन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय करार के तहत गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर कहाँ बनाया गया? आपको तो ये ध्यान रखना कि गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो वो है सम क्षेत्र जैसलमेर। गोडाउन सेवन घास में अंडे देता है। गोडाउन का प्रिय भोजन क्या है? तो तारामीरा है। गोडाउन का प्रिय भोजन पूछा जाए तो तारामीरा। गांधीनगर गुजरात में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 15 से 22 फरवरी 2020 बहुत मोस्ट है को आयोजित 13वें कोप शिखर सम्मेलन में गोडाउन को विलुप्त हो रहे जीवों की प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रोइडा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। अगला है, रोइडा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो रोइडा को जो राज्य पुष्प घोषित किया गया वो है 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। जोधपुर में रोइडा के पुष्प को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान मरुस्थल का सागवान राजस्थान की मरुशोभा मरुटीक किसे कहते हैं? तो रोइडा को। ये उपनाम हमने पहले भी देख लिए। सर्वाधिक रोइडा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो इसकी डेट है सन है 1948 को। अगला है, बास्केटबॉल के खेल में कितने सक्रिय खिलाड़ियों वाली 2 टीमें भाग लेती है? तो 5। बास्केटबॉल लिथुआनिया देश का राष्ट्रीय खेल है। जो बास्केटबॉल है लिथुआनिया देश का राष्ट्रीय खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केट संघ इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। अगला है, राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर के संबंध में सही कथन बताना है आपको कि घूमर के संबंध में जो सही कथन है वह क्या है? तो पहला है कि यह नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं घेरा बनाकर नृत्य करती है। बिल्कुल सही है। यह नृत्य गणगौर त्योहार के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। ये भी सही है। इस नृत्य में मुख्यतः ढोल, नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका ऑप्शन डी राइट होगा। एक चीज ध्यान रखें, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि घूमर नृत्य में किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि घूमर नृत्य के दौरान लहंगे का घेर जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तो सीधा है घूम ही कहते हैं, इसलिए घूमर नृत्य किया जाता है। अगला है, राजस्थान में घूमर के कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो जो राजस्थान में घूमर के प्रकार हैं वो 3 प्रकार प्रचलित हैं। राजस्थान में घूमर के कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 3। अब 3 कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। लूर गृहस्थस्त्रों द्वारा जो किया जाता है उसे लूर कहते हैं। बालिकाओं का जो नृत्य है उसे घूमरिया कहते हैं। और महिलाओं द्वारा जो किया जाता है उसे घूम कहते हैं। और जो गोल घेरा बनता है उसे घूम कहते हैं, घूमर कहते हैं।
आगे बात करते हैं रजवाड़ी लोक नृत्य या लोक नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो वह है घूमर नृत्य को कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश किस गायकी में गाया जाता है? तो वह है मांड गायकी में गाया जाता है। इस गीत में अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा का वर्णन वर्णन किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि राजस्थान के राज्य गीत के संबंध में निम्न कथनों को जानिए, यानी जो सत्य कथन है उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांड गायकी मांगी भाई आर्य ने, इसको जो हमारा गीत है राज्य गीत उसे पहली बार गाया था, उदयपुर की है मांगी भाई आर्य, बिल्कुल सही है। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने, ये भी सही है। इस गीत को रजवाड़ी गीत कहा जाता है और ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है किसको राजस्थान की मरु कोकिला व बाई जी के नाम से भी जाना जाता है? तो अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला और बाई जी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में अल्लाह जिलाई बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम गीत गाया था। मम्मी आगे बात करते हैं प्रश्न की। तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह है कथक। और राजस्थान में कथक नृत्य का आदिम व प्रमुख घराना कौन सा है? तो वह है जयपुर। भारत में कथक का आदिम घराना लखनऊ, भारत में लखनऊ है। और राजस्थान में कौन सा है? तो जयपुर है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है कि राजस्थान का राजकीय हेरिटेज खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय हेरिटेज खेल है पोलो। फिर है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। कहीं सत्य आ रहा है, कहीं असत्य आ रहा है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो असत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई, ये भी सही है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, यानी सूर्यमल मिश्रण की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वंश भास्कर, बलवंत विलास तथा समर जाट, ये भी सही है। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में पिंगल भाषा का प्रयोग किया, ये नहीं, गलत है। पिंगल का प्रयोग नहीं किया था, इसने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया, ये आप यहाँ तक देख सकते हैं। राज्य का लोक वाद्य कौन सा है? तो हमारा जो लोक वाद्य यंत्र है वो है अलगोचा। अलगोचा शिशुर वाद्य श्रेणी में आता है। इसके प्रख्यात वादक जो हैं वो रामनाथ चौधरी हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की राज्य मिठाई, तो जलेबी है, सॉरी घेवर है। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? तो घेवर है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान बना था। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। कब बनाया? 30 मार्च 1949 को ही बनाया गया था। जरविल नामक चूहे द्वारा राजस्थान के किस प्रमुख वृक्ष को नुकसान होता है? तो वो रोहिड़े को बहुत नुकसान होता है जरविल नामक चूहे से। अगला प्रश्न है विलुप्त होती जाति का वह प्राणी जिसे वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? तो चिंकारा, जो विलुप्त होने वाली श्रेणी में आ गया। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 22 मई 1981 को। इसको ध्यान में रखना है कि चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को। आगे बात करते हैं गजेला बनेटी किस वन्यजीव का वैज्ञानिक नाम है? ये हमने पहले देख लिया था, चिंकारा। चिंकारा मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, बाड़मेर तथा नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में पाया जाता है। इसे छोटा हिरण भी कहते हैं। अगला है पशुधन श्रेणी पालतू जीव में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना कब जारी की गई? तो वह 19 सितंबर 2014 को। जो अधिसूचना जारी की गई थी वह 19 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है कि पशुधन श्रेणी पालतू पशु में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था।
अगला है रेगिस्तान के जहाज के नाम से कौन सा पशु प्रसिद्ध है? तो ऊँट है। मरुस्थल में जहाज ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रेमेटेरियस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस ड्रेमेटेरियस। अगला है राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम ऊँटों वाले जिले। तो सर्वाधिक जो जिले हैं वो कहाँ हैं? तो सर्वाधिक ऊँट तो पाए जाते हैं जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य राजस्थान ही है। इनमें से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं? तो पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाना चाहिए। तो श्योर है पाबू जी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जाति ऊँट पालने के लिए प्रसिद्ध है? तो रेबारी जाति जो है ऊँट पालने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रेबारियों को रोग नहीं होते हैं। कैमलमैन के नाम से जाने वाले अशोक टांक का संबंध किस स्थान से है? यानी अशोक टांक को कैमलमैन कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कैमलमैन किसे कहते हैं? तो अशोक टांक को। इसका संबंध है पुष्कर अजमेर से। राजस्थान में केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। उष्ट विकास कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है 2016 से हुई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान में निरंतर घट रही ऊँट की संख्या पर रोक लगाने हेतु 2 अक्टूबर 2016 ध्यान रखें यह योजना लागू की गई। इस योजना में ऊँटनी के ब्याने पर उससे उत्पन्न मादा या नर बच्चे के आयु अनुसार 10,000 रुपये की कुल आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस 10,000 को आप देखिए, पहली बार में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरी बार में फिर 3,000 दिए जाएंगे और तीसरी बार में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से 10,000 की राशि दी जाती है। आगे बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब राजस्थान उष्ट संरक्षण योजना को मंजूरी प्रदान की थी? तो 14 नवंबर 2022। लेटेस्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट के नज़रिए से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब राजस्थान उष्ट संरक्षण योजना को मंजूरी दी? तो वह 14 नवंबर 2022 को। इसमें क्या है महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इस योजना में पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊँट एवं बच्चे को टेग लगाने व पहचान पत्र देने के बाद ऊँट पालक को 5,000 रुपये की आर्थिक राशि सहायता। हर पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपये। ऊँट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये की सहायता, यानी ऊँट पालक को कुल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता। इस योजना हेतु 2.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस जिले में ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट स्थापित किया गया है? तो जयपुर में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये तो सबको पता है कि बीकानेर में। जनवरी माह में आयोजित होता है। 28वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 6 से 8 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था और कोरोना की वजह से 2021 में यह आयोजित नहीं हो पाया था। अगला है कि ऊँट महोत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC द्वारा सर्वप्रथम कब आयोजित किया गया? तो 2000 के अंदर। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1984 को केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ की स्थापना की गई। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो गंगानगर का जो शुभंकर है वो चिंकारा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों को जानिए, इनमें से सत्य कथन बताना है आपको। तो देखिए, राजस्थान उष्टवंशीय पशु यानी वध का प्रतिषेध व अस्थायी प्रवर्जन एवं निर्यात का विनियमन अधिनियम 21 सितंबर 2014 को लागू किया गया। बिल्कुल सही। राजस्थान सरकार ने उष्ट संरक्षण एवं विकास नीति को बजट 2022 में लागू किया जाना प्रस्तावित किया। ये भी सही है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में खोली गई। ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो अपनी सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है वह कौन सी है? तो नाचना ऊँट अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और BSF के जवान जो है इसी नस्ल के ऊँट का प्रयोग करता है, यानी नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल कौन कौन सी है जो राजस्थान में पाई जाती है? गोमट पाई जाती है, बीकानेरी भी पाई जाती है, जैसलमेरी भी पाई जाती है। यानी ये सभी प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन सही है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि गोमट ऊँट फलोदी जोधपुर में पाया जाता है और सवारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सवारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊँट कौन सा है? तो गोमट ऊँट। जैसलमेरी ऊँट मरुस्थलीय इलाके में तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। और बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए, बीकानेर से बोझा
और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट के गले में पहनाए जाने वाला जो आभूषण है उसे क्या कहते हैं, तो गोरबंद कहते हैं। तो ऊँट के श्रृंगार के लिए और भी आभूषण होते हैं, उनका भी देख लेते हैं। पूंछ पर जो होता है उसे परछनी कहते हैं, मुख पर होता है मोरखा, टांगों पर गोड़िया और पेट पर तंगा या नेवार, और फिर पीठ पर जो होता है उसे पिलाण या काठी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं, तो उस्ता कला। पर ये ध्यान रखें, उस्ता कला जो है वह मरे हुए ऊँट की खाल पर की जाती है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उस्ता कला को मुन्नवती कला भी कहते हैं, और मुन्नवती कला जीवित ऊँट की ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं। ऊँट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए बीकानेर के किस उस्ता कलाकार को 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? उसका नाम है शौकत उस्ता। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊँट की खाल से निर्मित ठंडे पानी के जलपात्रों को कापी कहा जाता है। अगला है, बीकानेर स्थित वह दूध डेयरी जो ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है, उसका नाम है उर्मुल डेयरी। अमूल नहीं है, उर्मुल डेयरी है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तिबरसा, सर्रा या सर्रा व गलेडर्स रोग किस पशु से संबंधित है? तो हम ऊँट की बात करें तो ऊँट से संबंधित है। प्रसिद्ध हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किस कला से है? उस्ता कला से है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जो ऊँट की कुर्बानी हेतु जो बारा में है, सॉरी टोंक में है, मुबारक महल टोंक के अंतर्गत ये महल है। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? तो ऊँट के बच्चे को टोरडी कहते हैं, और जो बूढ़ा ऊँट हो जाता है उसे पाकट कहा जाता है। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं किरबाण। प्रथम विश्व युद्ध में किस शासक ने गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने। ऊँटों की इस सेना के पराक्रम को देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया ऊँटों को। पाबूजी को किस जानवर का देवता माना जाता है? तो ऊपर भी प्रश्न आया है ऊँटों का। उष्ट्रवाहिनी देवी बीकानेर में ऊँटों की देवी है, और यह पुष्करणा समाज की कुल देवी भी है। अगला प्रश्न है, लंबे सफर में ऊँट के साथ चलने वाले ऊँट पालक को क्या कहते हैं? तो उसका नाम कतारिया, उसे उतारिया कहते हैं। और अब यहाँ से आपको सुमेलित करना है। तो अब देखिए आप, मत्स्य प्रदेश, तो आपको ध्यान में है कि मत्स्य प्रदेश अलवर में है। एक आधा मिला लीजिए, बाकी सेम हो जाएगा। शिवी जनपद जो है वह मेवाड़ और उदयपुर को शिवी जनपद, और जांगल प्रदेश बीकानेर, और योद्धे क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़, यानी ऑप्शन हमारा 2 3 4 2 3 4 1, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, असुमेलित है, यानी अब जो असुमेलित है उसको छाड़ना है। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा कहते हैं, सही है। मेवात प्रदेश अलवर भरतपुर, ये भी सही है। कांठल प्रदेश ये सही नहीं है, जोधपुर को नहीं कहते हैं साहब। कांठल प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। और मालानी प्रदेश बाड़मेर जालोर क्षेत्र, ये भी सही है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांठल कहलाता है। आगे बात करते हैं, असंगत युग्म कौन सा है? और वर्तमान नाम से प्राचीन नाम और वर्तमान नाम जो है, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता था। रूमा सांबर झील के आसपास का क्षेत्र सही है। सबाद लक्ष्य अजमेर नागौर सांबर क्षेत्र का, ये भी सही है। हाड़ौती सीकर चुरुझुंझुनू ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन द। अब बार गी है अपना कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अब आप देखिए, एक तो भौगोलिक प्राचीन नाम दे रखे हैं और भौगोलिक वर्तमान नाम भी दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर बूंदी है। अब यहाँ मिला सकते हैं 1 2 3, ये सही होना चाहिए, देखते हैं। उसके बाद राजस्थान की अबरक नगरी, जो अबरक नगरी है वह भिलवाड़ा है, यानी 4 सही है। राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर, और 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है से बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की बात करें कि असंगत युग्म कौन सा है? राजस्थान या भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। और पूर्व का वेनिस अलवर, अलवर को नहीं कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। तो पूर्व का वेनिस उदयपुर, ये हमारा आंसर द। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो कोंकण तीर्थ पुष्कर अजमेर को कहते हैं। मंकी वैली कोलायत बीकानेर, मंकी वैली कोलायत बीकानेर नहीं है, मंकी वैली तो गलताजी है जयपुर के अंदर। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं, सही है।
जल महलों की नगरी डीग भरतपुर सही है, ये आ गया। मंकी वैली गलताजी जयपुर। राजस्थान का पंजाब सांचौर या जालोर, जो जालोर जिले में है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, ये तो सुमेलित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवराव कहते हैं, ये भी सही है। हाड़ौती का खजुराहो कोलवी, ये हाड़ौती, इसको कोलवी नहीं है, हाड़ौती का खजुराहो कोलवी नहीं है। मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर कहते हैं, ये भी सही है। कोलवी जो झालावाड़ है, ये इसमें तो राजस्थान का एलोरा कहते हैं, इसको खजुराहो नहीं कहते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। तो राजस्थान का सिंह द्वार तो हम सबको पता है कि अलवर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है। प्राचीन काल में मांड किसका नाम था, यानी किसे कहते थे, तो जैसलमेर को मांड कहता था। 100 टापुओं का शहर, सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। आगे बात करें, सुमेलित करना है तो यहाँ देखिए, ग्रेनाइट सिटी जालोर बिल्कुल सुमेलित है। डांग की रानी करौली, ये भी सही है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा, ये भी सही है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। आगे बात करें, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है कि नहीं है। राजस्थान का हृदय अजमेर है, ये तो सुमेलित है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहते हैं, ये भी सही है। राजस्थान का जल महल बटाड़ू का कुआ बाड़मेर, और डीग भरतपुर को जल महलों की रानी कहते हैं ना। राजस्थान का खजुराहो जगत उदयपुर, ये गलत है, आपको इसको ध्यान में रखना। असुमेलित कौन सा है, अब यहाँ बात करते हैं। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर, ये तो सुमेलित है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, ये भी सही है। राजस्थान का सिंह द्वार बीकानेर नहीं है। फिर बात करते हैं राजस्थान की सन सिटी जोधपुर, ये भी सही है। हाड़ौती का ताजमहल अबला मीणी का महल कोटा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कांठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को जानिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वही असत्य कथन या जो सही नहीं है उसकी बात करते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ये सही है। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक को कहा जाता है, ये भी सही है। राजस्थान का हृदय जालोर, राजस्थान का हृदय जालोर नहीं है, राजस्थान का हृदय अजमेर है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो ये गलत हो गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ बांसवाड़ा कहा जाता है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है, फिर प्रश्न वही आ रहा है कि सुमेलित नहीं है। भारतीय बागों का घर रणथंभौर सवाई माधोपुर को कहते हैं, ये तो सही है। राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडा चित्तौड़गढ़ सही है। राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू सिरोही सही है। राजस्थान की थर्मोपल्ली सीताबाड़ी नहीं है, हल्दी घाटी को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी जो राजसमंद जिले में है। तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कौन सा है, तो उदयपुर है, जो तश्तरी नुमा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं, तो राजमहल उदयपुर को। फिर है असुमेलित बताना है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर सही है। तीर्थों का बांजा मचकुंड धौलपुर जिले में सही है। थार का गड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर में सही है। गुलाबी नगरी जोधपुर, गुलाबी नगरी जोधपुर नहीं है, गुलाबी नगरी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। और गुलाबी नगरी जयपुर और गुलाब की नगरी जो है वो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं, तो वह है पीपलूद बाड़मेर। झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। हजार खंभों की नगर टनकपुर पाली। राजस्थान की साल्ट सिटी सांबर जयपुर को कहते हैं। म्यूजियम सिटी गलियों का शहर, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, ये सब जैसलमेर, जिसे सोने की नगरी भी कहते हैं। हजार हवेलियों का शहर भी बीकानेर है। पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना, झीलों की नगरी, फाउंटेन में माउंटेन, ये तो सब उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, इसे कोटा को कहते हैं। कोंकण तीर्थ देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है, तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी राउतभाटा चित्तौड़गढ़ को, और सुवर्ण नगरी जालोर को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को और सुवर्ण नगरी जालोर को, ध्यान रखें। फिर कह रहा हूँ, सुवर्ण नगरी जालोर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार या धान का कटोरा, राजस्थान की फलों की टोकरी गंगानगर को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को, राजस्थान की वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। वागड़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो बेणेश्वर डूंगरपुर को वागड़ का प्रयाग कहा जाता है। ये अंतिम प्रश्न है हमने। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो ओसिया जोधपुर को।
करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, गोपालपाल। और राजस्थान का वह शहर जो विश्व में रत्न बाजार हेतु प्रसिद्ध है, वो तो जयपुर है। और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से असंगत युक्त में कौन सा है? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम, पुराना नाम और वर्तमान नाम पूछा जा रहा है, तो अहिछत्रपुर, नागौर को पहले अहिछत्रपुर कहते थे, सपातलक सांबर को कहते थे, सही है। और मांड बीकानेर को नहीं, मांड बीकानेर को नहीं कहते थे। मांडव्यपुर मंडोर जोधपुर को कहते थे। माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को कहते थे। जबालीपुर जालोर को, वृंदावती बूंदी को, और भटनेर हनुमानगढ़ को, चित्रकूट या खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को, श्रीपंत बयाना को, जलालाबाद जालोर, वल्लभ प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता है। आज हमने लगभग 104 प्रश्न किए हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी प्रतीक चिन्ह वगैरह का जो टॉपिक है वो आपके इसमें समाहित हो जाए, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि 3 दिन के भीतर भीतर आपको इनके जितने भी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के जो 8 टॉपिक हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। लगभग 600 प्रश्न के आसपास होने चाहिए, लगभग 600 प्रश्न बनेंगे। तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं ताकि आप कुछ काम भी करें तो ये वीडियो बार बार आपके कानों में अगर इसकी आवाज़ जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न मिलने की संभावना होगी और वो आपके बिल्कुल सही जाएंगे। इनको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी ताकि ये आपको बार बार आप प्रिंट कर सके। नहीं तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और जिस प्रकार से टॉपिक दे रखे हैं हम उसी प्रकार से आपको वीडियो देंगे अगला जो है। और अब आपको पूरा वीडियो एक साथ, ये अपनी मैराथन है तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से सुने। और अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं आती तो आप 240 की जगह 360 या 420 पर इसको देखेंगे तो बिल्कुल क्वालिटी सही आ जाएगी। स्पीड बनाकर देखें। और एडवांस में आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।